देखेंगे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का क्रम है। पहले चर्चा कर लेंगे। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत उन्होंने बच्चे के मस्तिष्क पर जो रिसर्च किया वह 3 रूपों में किया था, 3 भागों में बांट करके किया था कि बच्चा किसी वस्तु को देख करके कौन कौन सी प्रतिक्रिया करता है, कैसे कैसे उसके मस्तिष्क में वह संज्ञान विकसित होता है और उसके प्रति वह कौन कौन से कार्यों को अंजाम देता है। उसी पर उन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की थी। तो यह क्लियर कट जान लेंगे कि ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें उन्होंने एज लिमिट के आधार पर 3 भागों में बांट करके और समझने का कार्य किया था। आगे देखेंगे संक्रियता 0 से 18 माह, दृश्य प्रतिमा 18 माह से 2 वर्ष, सांकेतिक 2 से 7 वर्ष या संवेदी 0 से 2 वर्ष। यह क्रम आपसे पूछा जा रहा है। क्रम के आधार पर हमने अभी बताया आपको कि इसे ब्रूनर ने 3 भागों में बांट करके समझने का प्रयास किया था। क्रमशः देख लेंगे। ब्रूनर ने संक्रियता को लिया था जो 0 से 18 माह तक चलता है। दृश्य प्रतिमा को लिया था, अभी समझेंगे हम, जो 18 माह से लेकर के 2 वर्ष तक चलता है। और सांकेतिक 2 से 7 वर्ष या 7 वर्ष के बाद तक भी वह कुछ समय तक चलता है। यह संवेदी 0 से 2 वर्ष तक नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि ब्रूनर ने संज्ञान को लेकर के बच्चे के मस्तिष्क पर जो अध्ययन करने का प्रयास किया था उसके कितने भाग बनाए थे? उन्होंने 3 भाग बना करके अध्ययन करने की कोशिश की थी। इसे हम क्रमशः जानने की कोशिश करेंगे। संक्रियता वह है कि बच्चा 0 से 2 वर्ष की एज में बाटल में दूध को देख करके या अपनी मां को देखने के पश्चात मुस्कुराना प्रारंभ करता है और कुछ अन्य गतिविधियों को वह करने की कोशिश करता है। हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है कि किसी दूसरे की गोद में जाने से वह मना करता है। क्रिया प्रतिक्रिया वहां पर देना वह 18 माह तक चालू रखता है। लेकिन किसी व्यक्ति को देखने के बाद ऐसी छवि उसके मस्तिष्क में बन जाना 18 माह से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था तक वह व्यवस्थित कर लेता है। खाली बाटल को देख करके दूध नहीं है उसे वह फेंक सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में इस एज में वह नहीं करता है, उसे वह मुंह में लगा लेता है, लेकिन इस एज में वह फेंक देगा, एक प्रतिक्रिया वह करना चालू करेगा। ठीक संकेत को देख करके समझने की जो क्षमता होती है वह बच्चे में आ जाती है। जैसे ही अगर कहा जाएगा कि बेटा वह बाटल ले आओ, तो बाटल के प्रति एक कॉन्सेप्ट उसके मस्तिष्क में विकसित हो जाता है कि बाटल कैसा होता है। वह चारों तरफ दृष्टिपात को करता है, दृष्टि दौड़ाता है और जहां बाटल दिखाई देता है वहां से वह बाटल को उठा लेता है। गिलास मांगा जाता है, गिलास को उठा लेता है। यानी कि किसी वस्तु का नाम लिया गया और वैसी छवि उसके मस्तिष्क में बनी और ठीक चारों तरफ जब दृष्टि दौड़ाया तो जहां वह वस्तु दिखाई दी उसे वह लेकर के चला आया। यानी कि अगर देखा जाए तो संकेतों को यानी कि समझने की क्षमता 2 वर्ष के पश्चात बच्चे के मस्तिष्क में आ जाती है। तो यह रही आपकी 3 अवस्थाएं, यानी कि संक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक। यह एक विकल्प संवेदी जो 0 से 2 वर्ष सही है, लेकिन यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की यह पहली अवस्था है, इसलिए यह विकल्प तो होगा ही नहीं और यह इसका क्रम होगा। यह क्रम आपको उल्टा सीधा कई तरह से करके पूछे जा सकते हैं। यह नाम भी पूछा जा सकता है और यह आपसे एज भी पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। कौशल को सीखने की पहली अवस्था है, यानी कि किसी कला को अगर हम सीखने जाते हैं तो उसकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, जो एज लिमिट के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है।
कि किसी कला को हम सीखने के लिए जा रहे हैं, किसी स्किल डेवलपमेंट के आधार पर किसी व्यवस्था में, किसी सिस्टम में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी अवस्था क्या हो सकती है कि हम उसे बेहतरीन तरीके से सीख सकें। क्या हम बहुत चालाक हैं तो हम सीख सकते हैं, हम समन्वय बनाए रखें सीख सकते हैं, हम अनुकरण करें तो सीख सकते हैं, या यथार्थता के आधार पर हम सीख सकते हैं। अनुकरण के आधार पर सही प्रकार से सीखा जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वह अनुकरण करने की प्रतिक्रिया या क्रिया जो कुछ भी सामान्य अगर होती है तभी हम अनुकरण कर पाते हैं। यानी कि प्राथमिकता किस बात की हो जाएगी कि यथार्थ रूप में किसी स्किल को अगर बताया जा रहा है या मेरे सामने उस स्किल को प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे योगा का करना, साइकिल का चलाना, जिम का करना या कोई एक अभ्यास का करना। बच्चे के सामने जब हम ए फॉर एप्पल बनाना सिखाते हैं तो हम उसके सामने यह ए फॉर एप्पल बनाएंगे और पहले से लिख करके आएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। बच्चे को यह ज्ञात होना चाहिए कि यह कलम किस रूप में चल रही है, यानी कि उसका प्रारंभिक कड़ी क्या है जो अनुकरण के आधार पर व्यक्ति करता है। कोई काम हुआ है और वह आपको दे दिया जाए कि इसको कर लेना है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय लगे, लेकिन वह स्किल बहुत जल्दी डेवलप नहीं हो सकती है। बहुत ज्यादा समय के बाद डेवलप होने के चांस बनते हैं, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि बनने और बिगड़ने की क्रिया को जब हम देख रहे होते हैं तो उसकी क्या सावधानियां हैं, कुछ उल्टा कर देंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, और इस तरीके से करेंगे तो क्या बेहतर हो सकता है। यानी कि अनुकरण के आधार पर व्यक्ति तो सीखता है, लेकिन यथार्थ रूप में अगर रहेगा तो हम उसे बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। यह नहीं कि हम बहुत चालाकी करते हैं तो सीख लगेंगे, या समन्वय स्थापित करते हैं तो हम सीख लेंगे, या अनुकरण करने की मेरे पास क्षमता है तो सीख लेंगे। क्योंकि अनुकरण करने की क्षमता का तो होना जरूरी है, लेकिन वह क्षमता तभी काम आएगी जब वह यथार्थ रूप में आपके सामने वह कार्य होगा, तभी आप उसे ठीक प्रकार से सीख पाएंगे। अन्यथा सीखने की जो संभावनाएं हैं वह बहुत कम हो जाएंगी, आप बहुत जल्दी या ठीक प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। तो किसी भी कौशल को बीच से सिखाना या थ्योरली सिखाना बहुत आसान नहीं होता है। किताबें पढ़ करके या व्याख्यान के आधार पर उसे हम सीख नहीं सकते। स्किल डेवलपमेंट मेरे सामने होगा, प्रत्यक्ष रूप में होगा, तभी हम सीख पाएंगे। इस आधार पर हमारा विकल्प ए सही होगा। इस समय हम यह जो वीडियो बना रहे हैं या इसी बेस पर बना रहे हैं कि बीएड किए हुए या बीटीसी या डीएलएड किए हुए वे विद्यार्थी जो सीटेट का एग्जाम अभी सर पर है, उसके एडमिट कार्ड निकलने प्रारंभ हो गए हैं, तो उस बेस के आधार पर हमें यह भी जानना होगा कि सीटेट के एग्जाम देने में कौन कौन सी सावधानियों को हमें रखना चाहिए। सीटेट की सावधानियां, सीटेट के एग्जाम में कौन कौन सी आप ऐसी सावधानियां रख सकते हैं और आप सीटेट को आसानी से दे सकते हैं। विशेषकर वे विद्यार्थी जो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और उन्हें सीटेट के बारे में कोई जानकारी खास नहीं है। तो पहली सावधानी शुरुआती दौर से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड का होना जरूरी है पिछले रूल रेगुलेशन के आधार पर। दूसरा कि आपके पास प्रमाण पत्र और प्रवेश पत्र का होना जरूरी है। प्रमाण पत्र वह जो आप बीटीसी, डीएलएड या बीएड किए हुए हैं उसका फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। वह सर्टिफिकेट दो आधार पर हो सकता है। अगर आपने इंटरनेट से निकलवाया है तो आप अपने प्रिंसिपल से उसे
अटेस्टेड करा लें, वह मान्य होगा। अगर मूल कॉपी है तो भी चलेगा। प्रवेश पत्र का होना जरूरी है। काला या नीला बॉल पेन कम से कम 2 की संख्या में आप रखें। ऐसा पेन रखें जिसका जो फ्लो है वह बेहतरीन हो, उसे कुछ लिख पढ़ ले कि वह फ्लो बेहतरीन तरीके से आ सके। उसका अंतिम सिरा एक मोटा आता है जिससे गोला जल्दी से काला हो जाता है। ऐसा ही आप कलम लें। प्रश्न पत्र को हल करने के आधार पर आपके पास कुछ सावधानियां हो सकती हैं। पहली सावधानी आप रखें कि जैसे ही बुकलेट आपको प्राप्त होता है, उस बुकलेट को खोलने का अनुमति जैसे ही कक्ष निरीक्षक के द्वारा आपको दिए जाते हैं, आप उसमें से OMR शीट सबसे पहले बाहर निकाल लें। बुकलेट के समस्त पेज को, सभी पेज को पेज नंबर के आधार पर देख लें कि वह सभी पेज हमारे पास है जो बोर्ड या व्यवस्था ने उपलब्ध कराया है। इसके बाद से आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, आमतौर पर यही 3 भाषा यूपी, बिहार या कुछ सीमावर्ती राज्यों में चलता है। इस 3 भाषा, उर्दू भी आ जाता है। इस 3 भाषा में से कौन सा भाषा आपने लिया है, उस भाषा से जो 30 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, आप सरसरी निगाह से एक बार ठीक तरीके से सभी बुकलेट को देखने के पश्चात आप यह दृष्टिपात करने की कोशिश करेंगे कि इस हिंदी से, संस्कृत से, अंग्रेजी से या उर्दू से, जो भी आपका वह लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से आपको कितने प्रश्न इस 30 में से आ रहे हैं। उस 30 में से जो भी प्रश्न आपको आ रहे होंगे उसे आप सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे। माना कि आपको 30 में से 15 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 15 प्रश्न को हल कर लेंगे। फिर इसके बाद के जो भी 30 के सेट बने होंगे उसको आप हल करने की कोशिश करेंगे। उस 30 में से हो सकता है कि 20 आपको आ रहा हो तो 10 बच जाएगा। अगले में से 60 होगा, उस 60 में से देखने की कोशिश करेंगे कि कितना आ रहा है। फिर जो सेकंड लैंग्वेज आपका होगा, इसी में से कोई आपका सेकंड लैंग्वेज भी होगा जो आपका वह 30 नंबर का होगा। उस 30 में से आप देखने की कोशिश करेंगे कि कितना आ रहा है। जितने जितने आपको आ रहे हैं वह सबसे पहले OMR पर हल करने की कोशिश आप करेंगे। जो नहीं आ रहा है या उस नहीं आने वालों में से, जैसे यहाँ पर 15 प्रश्न है, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि इस 15 प्रश्न में से कुछ मेहनत के साथ पढ़ा जाए या समझा जाए तो इसमें से 2 या 3 या 5 की संख्या में आप प्रश्न को हल कर ले पाते हैं। कुछ अगर मेहनत करने के बाद अगर ऐसा हो पाता है तो आप इसमें से 2, 3 या 5, 7 की संख्या में आप प्रश्न को जैसे ही हल कर पाते हैं, सही निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं, आप तुरंत उसे OMR पर लोड करते हैं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आपको क्रमशः इसी आधार पर सभी खंड के प्रश्नों को हल करना होगा। अगर इस आधार पर करते हैं तो माना कि आपके पास 150 की संख्या में से हो सकता है कि 110 के आसपास आप प्रश्नों को लगभग हल कर पाए हों। अब आपके पास केवल 40 प्रश्न बचते हैं। 40 प्रश्न के आधार पर आप टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखेंगे कि कितना समय हमारे पास बचता है। फिर भी इसमें आप कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने के आधार पर, चाहे वह गणित का बचा हो या विज्ञान का बचा हो या कोई अन्य सब्जेक्ट का बचा हो,
अगर सॉल्व करने के आधार पर होने की संभावना बचती है, कब तक? लास्ट 10 मिनट पहले तक जितना आपसे हो पाता है वह आप हल करने की कोशिश करें। इस 40 में से हो सकता है कि आप 2 या 5 प्रश्नों को हल कर पाए। अगर लास्ट कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है और आपके पास लास्ट 35 प्रश्न बच पा रहे हैं, तो बुकलेट को साइड में आप रख देंगे और एक तरफ से ABCD में से कोई एक ऐसा विकल्प चयनित कर लेंगे और उसे 5 खंड में बांट लेंगे या 4 खंड में आप बांट लेंगे कि 4A लगाएंगे, 4B लगाएंगे, 4C लगाएंगे, 4D लगाएंगे। इस आधार पर आप शेष बचे हुए 35 प्रश्नों को अगर हल कर पाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि 4 या 5 का जो आपने एक बेस बनाया था उसमें से 5 या 7 प्रश्न कम से कम सही हो जाए आपके। इस आधार पर उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने मेहनत किया है और बहुत कठिन पेपर आता है, तो अगर इस बेस को अगर आप अपनाते हैं तो आपका पेपर का टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से हो पाएगा और उम्मीद करते हैं कि आप उसमें सफलता भी हासिल कर लेंगे। तो ऐसी कुछ सावधानियां हैं जिसको आप बरत सकते हैं और उसके हिसाब से आप उस पर काम कर सकते हैं। बस आज इतना ही। थैंक यू।